हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिंदी की बात करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी में गद्यांश और पद्यांश के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भैया गद्यांश और पद्यांश को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का पूछा जाता है मेरे भाई। 10 नंबर का आपका गद्यांश होता है, 10 नहीं नंबर का आपका पद्यांश होता है। ठीक है, तो अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो तो ये वीडियो आज आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है मेरे भाई, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग इस तरीके से गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करेंगे। और वो भी सॉल्व करने के साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे मेरे भाई कि बोर्ड की कॉपी में आपको कैसे लिखना है ताकि पूरे नंबर आप लोगों को मिले। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के पास कॉपी आएगी मेरे भाई। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिखना होगा, ठीक है, जो कि इस तरीके से लिखा हुआ है। दूसरी बात आप लोगों को क्या ध्यान देनी है, इसी अनुक्रमांकों को हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिखना है इस तरीके से। जैसे यहाँ पर 1 है तो 1, 4 है तो 4, 7 है तो 7, ऐसे लिख देना। ठीक है, विषय आपका हिंदी होने वाला है। प्रश्न पत्र आपका केवल है, अब जो आपका वहाँ पे पेपर कोड होगा उसको यहाँ पर कर देना है आप लोगों को। ठीक है, बाकी परीक्षा का दिन सोमवार है और आपकी परीक्षा तिथि क्या है मेरे भाई, 24/2/2025, मतलब 24 फरवरी को आपका पेपर है। ठीक है, अच्छा आप ये कब हो रहा है, सेकंड पाली मतलब द्वितीय पाली में हो रहा है। ठीक है, केंद्र आपका जहाँ पे सेंटर जाएगा उसका आप लोग यहाँ पर नाम लिख दोगे। ठीक है, तो आई होप कि आपने सब कुछ यहाँ पर इसका समझ दिया है मेरे भाई। अब हम लोग बात करते हैं भैया कि हमारे पास इस तरीके से आता है और कैसे हम लोग गद्यांश को सॉल्व करेंगे। तो मान लो हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें बोला गया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है भैया, ये हमारा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा क्या है, यह है एक गद्यांश। ठीक है, इस गद्यांश का हम लोगों को आंसर देना है। हमारे पास 5 क्वेश्चंस होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। एक क्वेश्चन जो हमारा होगा वह 2 नंबर का होगा, 5 क्वेश्चन है तो मतलब 10 नंबर। ठीक है, तो 10 नंबर हमारे गद्यांश के लिए मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार से पद्यांश के लिए भी मिलेंगे। कैसे करना है इसको सॉल्व, हम आपको एकदम आराम से बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को इसको पढ़ना है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। ठीक है, जन का संतत वाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को इसको सबसे पहले रीडिंग करना है मेरे भाई। सबसे पहले आपको यहाँ पर इसको पढ़ना है। ठीक है, ये ढा है, ढा। ठीक है, इसको सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे। पढ़ने के बाद आप लोग क्या करोगे, इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों कॉपी को आराम से खोलोगे। कॉपी को ऐसे खोलोगे इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को लाइनिंग करनी है। अच्छा, लाइनिंग एक ही तरफ करनी है, दोनों तरफ मत करना मेरे भाई, क्योंकि कॉपी भरने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको नंबर उतना ही मिलेगा जितना आप लोग लिखोगे। ठीक है, पेज के नंबर नहीं मिलते हैं। अगर पेज के नंबर मिलते हैं तो मैं भी आप लोगों को बताता, सजेस्ट करता कि भैया कॉपी भरना। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा। ठीक है, क्या है मेरे भाई, ये प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा है। क्यों दूसरा है, ये देखो, ये प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा है। अच्छा, अब इसमें ये तो हमारे पास हो गया गद्यांश। अब इसमें इसमें अब इस गद्यांश का क्वेश्चन आता है। मैंने आपको बताया कि 5 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, टोटल 10 नंबर का आप लोगों का होगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तदत्मय प्राप्त किया है। ठीक है, राष्ट्र जन ने किसके साथ तदत्मय प्राप्त किया है। तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा है इसको। सबसे पहले देखो तदत्मय। ठीक है, तदत्मय का मतलब होता है कि एक सामान को दूसरे सामान की तरह दिखाना। जैसे ये पेन है तो ये बोल दिया जाए ये इसके साथ तदत्मय दिखा रहा है, मतलब इसके सामान ही इसमें गुण है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है मेरे भाई तदत्मय का मतलब। ठीक है, अच्छा अब ये शब्द आप लोग पकड़ लो और यहाँ पर देखो कहाँ है तदत्मय, तो यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने, किसके साथ मेरे भाई, भूमि के साथ राष्ट्र जन ने क्या किया है, तदत्मय प्राप्त किया है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि राष्ट्र जन ने किसके साथ तदत्मय प्राप्त किया है, तो राष्ट्र जन ने किसके साथ तदत्मय प्राप्त किया है, भूमि के साथ। ठीक है, तो ये आप लोग लिख दोगे। तो यहाँ पर उत्तर इस तरीके से, मैंने उत्तर भी इसी में ही लिख दिया ताकि आपको इसका नोट्स प्रोवाइड करवा दूं। बाकी मैं कॉपी में लिखना कैसे है ये भी आप लोगों को बताऊंगा। देखो ये हो गया मेरे भाई प्रश्नोत्तर नंबर दूसरा है, तो इस तरीके से लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा। ठीक है,
अच्छा, अब स्केल की हेल्प से मेरे प्यारे दोस्तों इस तरीके से हम लोग एक उठाएंगे स्केल, और इसी स्केल के सहायता से हम लोग इसको क्या कर देंगे, इस तरीके से अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन आप लोगों को इसको कर देना है इस तरीके से। हम लोग यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल भी आसान है मेरे भाई, कुछ भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। ऐसे इसको हम लोग क्या कर देंगे, अंडरलाइन। अब अंडरलाइन करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों इसमें हम लोग लिखना प्रारंभ करेंगे। क्या, देखो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। अब देखो, चूंकि हम लोग किसका आंसर लिख रहे हैं, ये फर्स्ट वाले का आंसर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से फर्स्ट। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे रोमन अंक में फर्स्ट। अब यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो लिखना नहीं है क्योंकि हमारे पास समय तो बहुत कम रहता है मेरे भाई। ठीक है, तो समय की पाबंदी रहती है वहाँ पे, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आराम से हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाल करके यहाँ पर पहला आप लोग लिखिएगा और यहाँ पर इसका आंसर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे मेरे भाई, कि राष्ट्रीय, इस तरीके से राष्ट्रीय जन ने अपनी भूमि के साथ क्या प्राप्त किया है, तादात्म्य। ठीक है, तादात्म्य प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, ये हमारा हो गया फर्स्ट वाले का आंसर। ठीक है ना, समझ में आ गई बातें। अच्छा, और डेप्थ में भी यहाँ पर लिखा गया है, इस तरीके से बताया गया है कि राष्ट्रीय जन ने अपनी भूमि के साथ में प्राप्त किया है, मानव पीढ़ियों से अपने राष्ट्र से जुड़ा है, मतलब बहुत पुराने, बहुत पीढ़ियों से, है ना, हमारे दादा, हमारे परदादा, सब लोग हमारे राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, तो हम भी राष्ट्र से अपने जुड़े हुए हैं। ठीक है, वही बताया जा रहा है कि पीढ़ियों से अपने राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, इसी कारण शताब्दियों से उसका तालमेल अपनी भूमि से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर ये आप लोग मत लिखिएगा तो भी कोई बात नहीं होगी, बस आप लोगों को मेन इतना ही लिखना है कि राष्ट्र जन ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। यहाँ पर आराम से पूछा गया है कि राष्ट्र जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है, तो राष्ट्र जन ने अपने किसके साथ मेरे भाई, भूमि के साथ क्या किया है, तादात्म्य प्राप्त किया है। ठीक है भैया, तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से हो गया, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारा आ रहा है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राष्ट्र जन का जीवन कब तक अमर है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग डालेंगे सेकंड, एक लाइन छोड़ देना इस तरीके से, आप लोग यहाँ पर डालेंगे इस तरीके से सेकंड, और यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्र जन का जीवन कब तक अमर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कहाँ है, यहाँ पर देखो, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती, तब तक राष्ट्र जन का जीवन भी अमर है। मतलब मेरे भाई, जब तक प्रकृति में सूर्य की किरणें चमकती रहेंगी तब तक हमारा राष्ट्र क्या होगा, जन, जो हमारा राष्ट्र होगा, जो हमारे राष्ट्र के जन होंगे वो क्या होंगे मेरे भाई, अमर रहेंगे। हमारा राष्ट्र भी अमर रहेगा, तो हमारे यहाँ के जन मतलब लोग होता है। ठीक है, तो हमारे राष्ट्र के लोग भी क्या होंगे मेरे भाई, अमर रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो वही चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे भैया। दूसरे वाले का आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जब तक प्रकृति में सूर्य की किरणें चमकती रहेंगी, क्या चमकती रहेंगी, कॉमा करके इस तरीके से, तब तक राष्ट्र के जन, या राष्ट्र जन का मतलब क्या होता है, लोग, आदमी। ठीक है, राष्ट्र जन क्या होंगे मेरे भाई, जन भी अमर रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ तक लिख देंगे। ये हमारा हो गया आंसर मेरे भाई दूसरे का, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर पेपर में लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है भैया कि जन का सततवाही जीवन किस तरह है। ठीक है, जन का सततवाही जीवन किस तरह से है। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो, सततवाही शब्द को पकड़ो, जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। ठीक है,
तो यही चीज़ अगर इतना ही लिखना है भाई मेरे भाई, इतना ही लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा आप लोग अपने मन से अगर बना के लिखोगे, ठीक है, इस चैप्टर को जब अगर आप लोग पढ़े होगे तो आप लोग थोड़ा सा डेप्थ में भी थोड़ी ज़्यादा लाइनों में लिखोगे तो कॉपियाँ भी इस तरीके से भर जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भरना चाहते हो तो यहाँ मैं आप लोगों को ट्रिक बता दिया हूँ कि कैसे करना है। देखो बस उसी चीज़ को पकड़ना है, मेन टर्म को पकड़ लो भैया, वही चीज़ को। भाई ये अभी ना दूध पीता हुआ बच्चा भी जान जाएगा यार कि जन का सततवाही जीवन किस तरह से है भैया। तो जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। भाई कितना आसान है यार, अब इससे आसान क्या ही ले लोगे, ठीक है। तो जन का सततवाही जीवन नदी की तरह है। जिस प्रकार एक नदी निरंतर गतिशील रहकर बीच बीच में डेल्टा का निर्माण करती है, उसी प्रकार राष्ट्र के लोग अपने कार्य एवं श्रम का मतलब होता है मेहनत मेरे भाई, ठीक है, श्रम के माध्यम से प्रगति व उन्नति के अनेक पड़ावों का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ निरंतर आगे भी बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया तीसरे वाले का आंसर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है मेरे भाई इस तरीके से। देखिए चौथा क्वेश्चन है ये एक्चुअली, ठीक है, ये चौथा है और देखो पांचवा यहाँ पर प्रिंट हो गया है बीच में ही, ठीक है, मिस प्रिंट हो गया ये मेरे भाई, ये पांचवा क्वेश्चन है। देखो चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नामोल्लेख कीजिए। मतलब मेरे भाई ये जो गद्यांश है हमारा ये वाला, ये ठीक है, ये वाला जो गद्यांश है इनके लेखक कौन है भैया, इनके लेखक कौन है, इनके लेखक कौन है, और साथ ही साथ यहाँ पर इनके लेखक कौन है, और ये इस पाठ का नाम क्या है, शीर्षक का नाम क्या है, ठीक है। तो देखो लेखक इनके कौन है मेरे भाई, वासुदेव शरण अग्रवाल। और ये पहला चैप्टर है हमारा, कौन सा चैप्टर है, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। देखो राष्ट्र का स्वरूप जो होता है, ये चैप्टर जो है राष्ट्र का स्वरूप, क्या ये जो हमारा राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप जो चैप्टर है मेरे भाई, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अगर इसके जो हमारे गद्यांश होते हैं इसको पहचानने का यही ट्रिक है मेरे भाई कि इसमें हमारे बहुत ज़्यादा इस तरीके से शब्द आते हैं, जैसे जन हो गया है ना, भारतीय संस्कृति हो गई, और राष्ट्र दूसरा नंबर, पहला बात तो है जन, दूसरा नंबर हो गया राष्ट्र। ये दो टर्म अगर बहुत आ रहे हैं बार बार, देखो जन का प्रवाह अनंत होता है, इसमें राष्ट्र जन ने तदत में प्राप्त किया है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर अभी देख लो और कहीं ना कहीं जन होगा, यहाँ पर देखो जन का सततवाही जीवन नदियों के समान, है ना। तो इस तरीके से मेरे प्यारे भाई बहुत है। और देखो राष्ट्र भी बहुत बार, एक हो गया यहाँ पे राष्ट्र, दूसरा हो गया यहाँ पर राष्ट्र, है ना। तो इस तरीके से ये राष्ट्र भी हो गया, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो हमारा है राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, इसमें मेरे भाई जन शब्द अगर बार बार आ रहे हैं, राष्ट्र शब्द बार बार आ रहे हैं, ठीक है, किसी गद्यांश में, ठीक है। आप लोगों को समझ जाना है ट्रिक के साथ कि वो हमारा कौन सा चैप्टर है, राष्ट्र का स्वरूप है। इसके लेखक कौन है भैया, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है। तो बस इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे भाई। तो प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक कौन है, राष्ट्र का स्वरूप, तथा लेखक का नाम क्या है मेरे भाई, वासुदेव शरण अग्रवाल है, ठीक है। अच्छा चौथा क्वेश्चन है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ये प्रिंट, ये मिस प्रिंट हो गया मेरे भाई, ध्यान देना, ठीक है। तो देखो रेखांकित अंशों की हम लोगों को व्याख्या करनी है, जो नीचे अंडरलाइन किया हुआ है इनका हम लोगों को व्याख्या करना है। तो यार जब तक सूर्य की रश्मियाँ का मतलब जब तक सूर्य की किरणें, ठीक है, नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देंगे। मतलब जो हमारी प्रातः काल होती है सुबह में, जो हमारी प्रकाश की किरणें होती हैं, जैसे हमारी नित्य भवन को इस तरीके से अमृत से भर देती है। ऐसा लगता है जैसे अमृत गिर रहा हो, है ना। सुबह की धूप कैसी लगती है, एकदम अमृत लगती है, एकदम कूल लगती है ना, एकदम फ्रेश लगती है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या लिखेंगे भाई, कुछ भी लिख दोगे यार नंबर मिलेगा, ठीक है। देखो इस तरीके से लिखेंगे कि सूर्य की रश्मियों से पृथ्वी अमृत रस से परिपूर्ण हो जाती है, अर्थात जब तक पृथ्वी में सूर्य की किरणें विद्यमान रहेंगी तब तक राष्ट्र के निवासियों का जीवन भी अमर रहेगा। मानव पीढ़ियों से अपने राष्ट्र से जुड़ा है, इसी कारण शताब्दियों से उसका तालमेल अपनी भूमि से बना हुआ है। मनुष्य के जीवन का सुदृढ़ आधार राष्ट्र है मेरे भाई, क्योंकि राष्ट्र की प्रगति ही हमारी क्या है, मानव की प्रगति। अगर हमारा राष्ट्र प्रगति पे है तो हमारे यहाँ तक के लोग भी क्या होंगे मेरे भाई, वो ऑलरेडी प्रगति पे होंगे, ठीक है। तो वही बोला गया है कि क्योंकि राष्ट्र की प्रगति पर ही मानव जीवन की प्रगति निर्भर होती है। जो हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा अथवा करके इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों को और आएगा मेरे भाई, कोई एक ही करना रहेगा जो आपको अच्छे से आएगा, जो आप लोग 100% कॉन्फिडेंटली होंगे कि भैया ये हम आराम से कर लेंगे, ठीक है, उसी को आप लोगों को करना है, ठीक है। इसकी हम लोग बात करते हैं, ये क्या है इस तरीके से देखो, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सदता है, बाकी
फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्योंकि उसे वह याद रखती सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही है। देखो, अगर कहीं स्वार्थ शब्द आ रहा है मेरे भाई इस तरीके से, और अशोक शब्द, ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा अशोक के फूल है, एक चैप्टर है, ठीक है, एक चैप्टर है मेरे भाई, दूसरा ही चैप्टर है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना मेरे भाई। अगर कहीं पर स्वार्थ शब्द बहुत आ रहा है किसी गद्यांश में, और साथ ही साथ अशोक शब्द आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पे कि अशोक, ये हमारा जो चैप्टर है कहाँ से है, अशोक के फूल नामक चैप्टर से है, ठीक है। समझ में आ गई हैं बातें मेरे प्यारे भाइयों? ठीक है, अगर समझ में आ गई हैं तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं इनके क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो, उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस तरीके से होंगे जैसे यहाँ पर मैंने आपको लिखना बताया है, उसी तरीके से आप लोग लिखोगे, आराम से पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत, ये कुछ नहीं है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक व पाठ का नाम स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो हमारा लेखक है इनके, वो क्या है मेरे भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, और पाठ का नाम है अशोक के फूल, ये तो मैंने पहले आपको बता दिया है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसी में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग की चर्चा की गई है। तो इस गद्यांश में लेखक ने, आचार्य द्विवेदी जी ने किनका, तो जो रचनाकार हैं, ठीक है, रचनाकार अर्थात साहित्यकारों द्वारा अशोक के फूल को भूल जाने की आलोचना की है। इसमें उन्होंने क्या किया है मेरे भाई, आलोचना किया है। किनको, उन लोगों का आलोचना किया है जिन्होंने अशोक के फूल, अशोक क्या है मेरे भाई, एक फूल है, ठीक है, अशोक के फूल, इस तरीके से अशोक के फूल को भूल जाने की क्या की है, चिंता की है, मतलब भूल गए हैं पूरे तरीके से, ठीक है। तभी आ रहा है ना कि अगर किसी से किसी का स्वार्थ नहीं सधता है, मतलब अगर हमारी आपसे स्वार्थ ना होती तो हम आपसे नहीं बोलते, हम आपको भूल जाते। तो ठीक उसी प्रकार से मेरे भाई, इससे किसी भी प्रकार से कोई स्वार्थ नहीं है, मतलब कुछ इनको फायदा नहीं होने वाला है रचनाकारों को, साहित्यकारों को, तो इसीलिए अशोक के फूल को भूल गए हैं। उसी बात पर द्विवेदी जी कह रहे हैं, ठीक है, उसी बात पर द्विवेदी जी ने इस चैप्टर को लिखा है, अशोक के फूल नामक चैप्टर को, ठीक है। थर्ड यहाँ पर क्वेश्चन है मेरे भाई, लेखक ने गद्यांश में किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी कहा है। अभी देखो यहाँ पर समझ आएगा। देखो, लेखक ने गद्यांश में उन रचनाकारों या साहित्यकारों को स्वार्थी कहा है जिन्होंने अशोक के फूल को, ठीक है, फूल की, हाँ, अशोक के फूल को भूल जाने की गलती की है, ठीक है, जिन्होंने ये गलती कर दी कि अशोक का फूल हम लोग भूल गए हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो उन्होंने, जो हमारे द्विवेदी जी हैं, उन्होंने किन लोगों को, उन रचनाकारों का या उन साहित्यकारों को स्वार्थी कहा जिन्होंने अशोक के फूल को भूल जाने की गलती की। लेखक के अनुसार संसार बड़ा स्वार्थी है, या केवल उन्हीं बातों को याद रखता है जिससे उसके स्वार्थ की सिद्धि होती है। मतलब मेरे भाई, अगर हम आपसे क्या कर रहे हैं, हम आपसे, अगर हमारा आपसे कुछ फ़ायदा हो रहा है तभी आप हमारे पास आ रहे हो या हम आपके पास जा रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से जो हमारे रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, वह अशोक के फूल को भूल गए, क्योंकि अशोक के फूल से उन लोगों को किसी भी प्रकार से कोई प्रॉफिट या किसी प्रकार से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए वह भूल गए हैं। तो इसीलिए हमारे जो द्विवेदी जी हैं वो उनको क्या बोल रहे हैं, स्वार्थी बोल रहे हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, पंक्ति का क्या आशय है। लेखक कहना चाहता है कि यह संसार स्वार्थी व्यक्तियों से भरा पड़ा है, यहाँ हर व्यक्ति अपने ही स्वार्थ को साधने में लगा हुआ है, उससे अपने ही स्वार्थ को सिद्ध करने से फुर्सत नहीं है, तो वह अशोक के फूल की क्या परवाह करेगा जो शायद उसके लिए किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी आई होप कि समझ में आ गया होगा मेरे भाई। पांचवा क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है भैया, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। इस तरीके से यहाँ पर व्याख्या करना है, ये जो लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर बहुत स्पष्ट दिख रहा है आप लोगों को कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बना के लिख सकते हैं कि लेखक के अनुसार, या देखो, लेखक द्विवेदी जी कहते हैं, व्याख्या इस तरीके से करेंगे कि यह संसार बड़ी ही स्वार्थी है, यह केवल उन्हीं बातों को याद रखता है जिससे उसके स्वार्थ की क्या हो, सिद्धि होती है, मतलब जिससे उसकी स्वार्थ को फायदा मिलता है, इस तरीके से, ठीक है। जिन लोगों या वस्तुओं से उसका स्वार्थ नहीं सधता वह उन्हें शीघ्र ही भुला देते हैं, वह व्यर्थ में लोगों या वस्तुओं को याद करके बेझिल नहीं होता, इस समय की गति के साथ जो प्रासंगिक नहीं रह जाता वह उन्हें भूलता जाता है या भूल जाता है,
ठीक है भैया। तो ये हमारा हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या बहुत आसान है मेरे भाई, कुछ टर्म्स को बस आप लोग बदल देना, अपने लैंग्वेज में लिख देना, ठीक है, बस वही हो गया व्याख्या उसका, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है गद्यांश वाला पार्ट, ठीक है। हमने 2 गद्यांश को देखा, अब हम लोग देखते हैं पद्यांश, ठीक है। तो पद्यांश में क्या होता है मेरे भाई, इसमें भी हमारे 10 नंबर के होते हैं, 5 ही क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके से। एक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो टोटल 10 नंबर के होते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मेरे, पहला हमारा पास पद्यांश है। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रुग में युगल में थे, धरा को भिगोते, आई धीरे से इस सदन में, पुष्प संदिग्ध को लेके, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वतन यौन से, संतापों को विपुल बढ़ाता देख के दुखित हो, धीरे बोली से दुख उससे, श्रीमती राधिका यो प्यारी, प्रातः पवन इतना क्यों मुझे ही सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये है पद्यांश, ठीक है। उपयुक्त पद्यांश पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए, ठीक। उसी तरीके से जैसे हमने गद्यांश को सॉल्व किया है, इसी तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे मेरे भाई, बहुत आराम से ऐसे यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से। जैसे देखो यहाँ पर हमारे पास है प्रश्नोत्तर नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे इस तरीके से, जस्ट यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ऐसे यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, अच्छे राइटिंग में लिखना आप लोग। प्रश्नोत्तर संख्या 3 इस तरीके से लिखोगे, और फर्स्ट यहाँ पर लिखोगे, यहाँ से हमारा आंसर लिखना प्रारंभ करोगे इस तरीके से, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इस तरीके से यहाँ पर आप लोग आंसर लिखोगे। आंसर क्या लिखोगे, सबसे पहले है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को संदर्भ लिखना है मेरे भाई। संदर्भ कैसे लिखा जाता है, ठीक उसी प्रकार से लिखा जाता है जैसे यहाँ पर लिखा गया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी, बहुत लोग खाली हिंदी लिख देते हैं, तो कुछ टीचर्स जो होते हैं थोड़े से खड़ूस टाइप के, वो नंबर काट लेते हैं, यहाँ पे 1 ही नंबर देते हैं क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो सामान्य हिंदी लिखना है मेरे भाई, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो है सामान्य हिंदी। क्या है, सामान्य हिंदी, ठीक है, केवल हिंदी मत लिख के आना। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के पवन दूतिका नामक पाठ्य से लिया गया है। इसके रचयिता, अच्छा जब पद्यांश है तो यहाँ पर रचयिता लिखेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। पद्यांश है तो यहाँ पर रचयिता लिखेंगे। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर बता दे रहा हूँ लिखने का तरीका, इसको आप लोग कैसे लिखोगे। यहाँ पर आप लोग लिखोगे इस तरीके से, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। अब इसको यहाँ पर ब्लैक पेन से लिख देना, ठीक है। सामान्य हिंदी, फिर आप लोग ब्लू पेन का यूज करना, ठीक है। सामान्य हिंदी के किस पाठ्य से लिया गया है मेरे भाई, इसका जो पाठ्य का नाम है पवन दूतिका, ठीक है। पवन, इस तरीके से लिखेंगे, पवन दूतिका, पवन दूतिका, ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के पवन दूतिका नामक पाठ्य, इस तरीके से पाठ्य से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी, ठीक है। ये हरिऔध, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर लिख लेना जी हैं, क्लियर है बात है। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है मेरे भाई, गारंटी ले रहा हूँ 1 नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। अच्छा, ब्लैक पेन का यूज़ मैंने क्यों बोला है बताया, देखो अब यहाँ पे ब्लैक पेन से थोड़ा सा
यहाँ पर और अच्छा लगने लगा है। ठीक है, आपको कंटेंट को लिखना है, बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। ठीक है, ताकि आप लोगों को एग्जामिनर अच्छे नंबर भी दे। ठीक है, आप लोगों को आता है, अच्छी बात है, कैसे प्रेजेंट किए हो वो भी मैटर करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के पवन दूतिका नामक पाठ्य से लिया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है। ठीक है, अगर यहाँ पर गद्यांश की बात की जाए, जैसे हमारे पहला वाला क्या था, वासुदेव नारायण अग्रवाल जी का था, और वो कौन सा चैप्टर था, राष्ट्र का स्वरूप। तो उसको अगर हम लोग यहाँ पर लिखे तो कैसे लिखते कि प्रस्तुत गद्यांश, पद्यांश की जगह पर क्या हो जाता, गद्यांश। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ्य से लिया गया है। इसके लेखक, यहाँ पर रचयिता होगा। ठीक है, पद्यांश में हमारा क्या होगा मेरे भाई, रचयिता, और गद्यांश में होगा क्या, या यहाँ पर आप लोग इसके कवि, कवि भी यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, वहाँ पर लेखक होगा। ठीक है, गद्यांश के लिए लेखक और पद्यांश के लिए रचयिता या कवि आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है, हमारे वासुदेव नारायण अग्रवाल जी हैं। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है और 2 नंबर बहुत आराम से यहाँ पे मिल जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, तो ये आप लोगों का यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया भैया कि पद्यांश का जो संदर्भ है कैसे लिखा जाता है। 2 नंबर आपका 100% यहाँ से पक्का हो गया, नहीं कटने वाला है। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पर बात करते हैं मेरे प्यारे भाई को, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राधा की किस स्थिति का वर्णन किया है। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने विरहावस्था के कारण दुखी नायिका, मतलब यहाँ पर जो राधा है हमारी, कृष्ण से बिछड़ जाने के बाद में, ठीक है, उनका किस प्रकार से हालत था वो यहाँ पर हमारे हरिऔध जी ने यहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया है पवन दूतिका नामक पाठ्य में। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है दूसरा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राधा की किस स्थिति का वर्णन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, क्या बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो देखना एक सेकंड में आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो है इसका मैं वर्णन आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इस चीज़ का अर्थ थोड़ा सा हिंदी में फटाफट से बता दे रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है ना मेरे भैया, समझ में आ रही है बातें, समझ में आ रही है। ठीक है, देखो बैठी खिन्ना यक दिवस, यक दिवस मतलब एक दिन। ठीक है, यक दिवस वे गेह में थी अकेली, गेह का मतलब होता है घर। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है मेरे भाई, यहाँ पर बताया जा रहा है कवि मतलब हरिऔध जी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हरिऔध जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक दिन जब राधा उदास अकेली अपने घर में क्या थी, बैठी थी। ठीक है, अपने घर में बैठी थी तो उसकी दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। ठीक है, और वह जमीन पर गिर रहे थे। ठीक है, अच्छा तभी प्रातःकाल एक सुगंधित पवन रोशन आती है, रोशनी आती है। ठीक है, क्या आती है, रोशन मतलब रोशनी भैया, किरण। ठीक है, किंतु इससे राधा का दुख और अधिक बढ़ जाता है। क्यों, जब वह रोशनी आती है तो उससे राधा का दुख और अधिक बढ़ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, और वही दुख होकर पवन को, मतलब वो जो हवा, पवन का मतलब क्या होता है हवा, और पवन को यानी हवा को फटकार लगाते हुए कहती है कि प्रातःकालीन पवन तू मुझे और क्यों सता रहा है। ठीक है, क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गया है, क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। कहने का अभिप्राय यह है मेरे प्यारे भाइयों कि दुखी राधा को सुगंधित पवन का झोंका और भी दुखी कर रहा है, इससे वह पवन की क्रूरता मान रही है। ठीक है, पवन को क्या कर रही है, पवन को क्रूरता मान रही है, उस पवन को क्रूर मान रही है। ठीक है, और पवन से पूछ रही है कि आखिर वह क्रूर क्यों हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हिंदी है मेरे भाई। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा लेंथी था, मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कर दिया पूरी तरीके से। ठीक है, अब वही चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है ये। ठीक है, अब तो समझ में आ गया कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राधा की किस स्थिति, मतलब राधा रो रही थी भैया, उसके विरह स्थिति किसके प्रति, जो हमारे कृष्ण भगवान है उनके प्रति। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने विरहावस्था के कारण दुखी नायिका राधा का वर्णन किया है, जिसके नयनों से आंसुओं की धारा बह रही तथा मन को हर्षित एवं आनंदित करने वाली प्रातःकालीन पवन भी नायिका को दुखी करती है। नायिका की इसी स्थिति का वर्णन कवि ने किया है। भैया कितना आसान है यार, कितना आसान है, मतलब एकदम मक्खन, समझ में आ गई। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है मेरे भाई, नायिका ने पवन को क्रूर क्यों कहा। नायिका का मन खिन्न एवं उदास था। ठीक है, उसके नयन आंसुओं से भरे हुए थे। नायिका की इस दैन्य दशा में प्रातःकालीन पवन जब सभी
में उमंग एवं उत्साह का संचार कर रही थी, तब वह नायिका के लिए हृदय विदारक बनकर उसके दुख को बढ़ा रही थी। इसीलिए नायिका ने उसे क्या कहा, क्रूर कहा। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गया भैया। मैंने हिंदी में आप लोगों को फटाफट से एक्सप्लेन भी कर दिया। चौथा क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत पद्यांश की रस योजन पर प्रकाश डालिए। कौन सा रस है? ठीक है, यहाँ पर कौन सा रस है? तो यहाँ पर सबसे पहले समझना, वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, कौन सा? वियोग। और कैसा वियोग मेरे भाई? जो राधा कृष्ण से बिछड़ गई है, वो वाला वियोग। समझ में आ गई बातें? ठीक है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। इन रेखांकित अंशों को, यानी 2 लाइनें हैं जो इनका हम लोगों को व्याख्या करना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, कवि कहते हैं कि एक दिन जब राधा उदास खिन्न मन के साथ घर में अकेली बैठी हुई थी, उसकी दोनों आंखों में आंसू बहकर जमीन पर गिर रहे थे। ठीक है, वही है यहाँ पर। बैठे खिन्ना एक दिवस वे गए में थी अकेली, आके आंसू दुर्ग मिले युगल में थे, धरा को भिगोते। धरा मतलब पृथ्वी को भिगोते, मतलब भिगा रहे थे। ठीक है, उसके आंसू पृथ्वी को भिगा रहे थे भाई, वो रो रही थी। ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गया? वाह भाई वाह, क्या बहुत अच्छी बात है ना, बहुत आसान है ना सब कुछ। अथवा अथवा करके देखो, एक और क्वेश्चन यहाँ पे है कि हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जनन मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे भाइयों एवं बहनों। यहाँ पर देखो, शाश्वत जीवन का नौका विहार, ये चैप्टर ही क्या है मेरे भाई? नौका विहार है। एक चैप्टर का नाम क्या है? नौका विहार, वहाँ से लिया गया है। तो सबसे पहले हमारा जो पहला प्रश्न है, कविता का शीर्षक और कवि का नाम। भाई कविता का शीर्षक क्या है? नौका विहार है, ये तो यहीं पर ही लिखा हुआ है। अच्छा, कवि का नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है, ये समझ में आ गई बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए, मतलब व्याख्या कीजिए। तो इसमें क्या है, ये मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण। ठीक है, ये बस 2 लाइनों का करना है। असल में यहाँ पर बच्चों कवि क्या बता रहे हैं, कवि हमारे जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, वो क्या बता रहे हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाला ईश्वर जीवन की गति में जन्म एवं मृत्यु का शाश्वत कर्म बनाए रखता है। मतलब किसको मरना है, किसको जीना है भैया, ये सभी हमारे ईश्वर की ही कृपा है ना। मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, ये सभी ईश्वर की ही कृपा है ना। तो देखो, वही यहाँ पर बात है, हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी बोल रहे हैं कि जो हमारा संसार है, इसका जो जीवन रूपी नौका है, मतलब नाव जिस पर हम लोग बैठकर तैरते हैं, ये हमारी पृथ्वी भी, हमारी जीवन भी एक तरीके से नाव है, और उस पर हम लोग बैठे हुए हैं, है ना। और इसको चला कौन रहा है? हमारे ईश्वर चला रहे हैं, हमारे भगवान चला रहे हैं, हमारे अल्लाह चला रहे हैं। ठीक है भैया। हाँ, अब देखो, तो यहाँ पर जीवन की जो ये गति है, इसमें जो जन्म और मृत्यु है का जो ये शाश्वत है, इसका जो शाश्वत कर्म है, ये जो शाश्वत कर्म है मेरे भाई, ये क्या है? ये यहाँ पर भगवान ही बनाए रखे हैं। ठीक है, जीवन रूपी नौका का विहार, जीवन रूपी नौका का जो विहार है निरंतर होता रहता है। ठीक है, इसमें कवि ये कहते हैं मेरे भाई, कवि क्या कह रहे हैं? ये चिंता होकर के कह रहे हैं, चिंतितशील होकर के कह रहे हैं। ठीक है, ये चिंतित होकर के कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये चिंतित होकर के कह रहे हैं कि मैं अपने अस्तित्व का, सत्ता का ज्ञान भूल गया हूँ। मतलब मैं अपने अस्तित्व की, मतलब मैं क्या करने आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इसका ज्ञान मैं भूल गया हूँ। जीवन की शाश्वतता का जलधारा रूपी यह शाश्वत प्रमाण मुझे अमृत उद्यान प्रदान कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर इनका कहने का मतलब है। अब हम लोग यहाँ पर रेखांकित अंशों की व्याख्या कर रहे हैं मेरे भाई, कि कवि कहते हैं कि चिंतनशील होकर मैं अपने अस्तित्व का, सत्ता का ज्ञान भूल गया हूँ। जीवन की शाश्वत का जलधारा रूपी यह शाश्वत प्रमाण मुझे अमृतोदान प्रदान करता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। थर्ड क्वेश्चन है भैया, कर्णधार तथा शाश्वत शब्द का अर्थ क्या है? तो कर्णधार का मतलब है मेरे भाई माझी और नाव। ठीक है, माझी जो क्या करता है, वो नाव को पार लगाने वाला होता है। ठीक है, एक सेकंड में इसका पीडीएफ निकालो फटाफट। हाँ, ये देखो, कर्णधार का मतलब क्या होता है मेरे भाई? माझी कौन होता है? जो नाव को पार लगाने वाला। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे कवि हैं, इनके अनुसार माझी कौन है? हमारी भगवान, हमारी अल्लाह, हमारी ईश्वर, है ना। नेक्स्ट, शाश्वत का मतलब होता है मेरे भाई सदा बना रहने वाला, जो सदा से चला रहा हो। जैसे मृत्यु और जन्म, ये सदा से चला रहा है भाई। आज हम मरेंगे, कल कोई और मरेगा, कल कोई और पैदा होगा, है ना। तो ये जो मृत्यु और क्या है, ये मृत्यु और जन्म है, ये लगातार चला रहा है, शाश्वत है
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, किस आदर्श सत्ता की ओर पंत जी का संकेत है। पंत जी ने ईश्वर की आदर्श सत्ता की ओर संकेत करते हुए कहा कि ईश्वर रूपी नाविका जीवन रूपी नौका को चलाता है। ठीक है, ईश्वर हमारे क्या चला रहे हैं मेरे भाई, हमारे इस जीवन रूपी नौका को चला रहे हैं। ये कौन बोल रहा है, ये हमारे पंत जी बोल रहे हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी। नेक्स्ट हमारे पास है चौथा, जग जीवन के कर्णधार का आशय स्पष्ट कीजिए। पांचवा है मेरे भाई इस तरीके से कि जग जीवन का के कर्मधार का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जग जीवन के कर्णधार का आशय संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर से है, जो जीवन की गति में जन्म व मृत्यु की शाश्वत नियम बनाए रखते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, जग जीवन में कर्मधार का आशय स्पष्ट कीजिए। तो जग जीवन के कर्णधार या कर्मधार का आशय संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर से, जो हमारे इस जीवन की गति में जन्म और मृत्यु को क्या किए हुए हैं, लगातार बनाए रखे हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज के इस वीडियो का जो हमारा टारगेट था गद्यांश और पद्यांश को आप लोगों को समझाना। ठीक है, तो मैंने तो फिलहाल यहाँ पर 20 ही मिनट लिखा था, लेकिन हमारा जो वीडियो है लगभग 36 मिनट का हो गया है मेरे प्यारे दोस्तों। फिर भी कोई बात नहीं, अगर 36 मिनट में आपके 20 नंबर कंप्लीट हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। ठीक है ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको यहाँ पर गद्यांश और पद्यांश को बता दिया है मेरे प्यारे भाई। अगर वीडियो आप लोग पूरा देख रहे हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो। अगर नहीं अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं उस चीज़ को, उस गलती को सुधारूंगा और अगली बार और अच्छे और बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।